हे गाइस, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर सोच रहे हो कि कैसे सीखे, या फिर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है पढ़ने में, तो फिर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की थी डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट ने, और वो इन्वेंट की थी उस जगह का नाम है AT&T's बेल लेबोरेटरी। दरअसल ये लेबोरेटरी यूएसए के अंदर है और 1972 में ये सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। तब से लेकर आज तक ये लैंग्वेज प्रोग्रामर्स की वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेजेस में से एक है। तो आइए अब शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी पढ़ने से पहले सी लैंग्वेज का सिंटैक्स एक बार हम देख लेते हैं। अभी आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं हेडर फाइल्स। कोई भी सी प्रोग्राम लिखना अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। हेडर फाइल्स की मेथड एकदम सिंपल है। हेडर फाइल्स डिफाइन करने के पहले सबसे पहले आपको एक हैशटैग लगाना होगा, उसके बाद आपको इंक्लूड लिखना है, और उसके बाद काफ़ी सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, जिसमें से ये है stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। h का फुल फॉर्म है हेडर, और उसके नीचे है conio.h, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट .h। खैर, इसके बारे में हम इस वीडियो में लास्ट में बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो अभी हम सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स को जल्दी से समझ लेते हैं। उसके बाद आता है मेन। अब यहाँ पर इंट मेन है, मतलब इंटीजर मेन, तो इंट मेन के साथ रिटर्न 0 लिखेंगे हम। अब मेन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि इंट मेन, फिर वॉइड मेन, फिर अकेला मेन भी होता है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। इंट मेन के साथ हम हमेशा लिखेंगे रिटर्न 0। अगर यहाँ पर इंट मेन के जगह वॉइड मेन लिख दूँ मैं, तो यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं लिखना है। यहाँ पे फिर आएगा GETCH, यहाँ पर हम लिख देंगे GETCH और ब्रैकेट्स लगा देंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ मेन अकेला या फिर वर्ड मेन लिखा हो तो। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रैकेट्स। इसको हम पेयर ऑफ ब्रेसेस भी कह सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ ब्रेसेस मतलब सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो सब हमारा कोड कहा जाएगा। वो कोड जब हम रन करेंगे तब वो डिस्प्ले पर शो होगा। तो ये हो गया हमारा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स। तो अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के बाद हम उसके एक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है printf फंक्शन। अब printf फंक्शन का यूज़ ये है कि अगर आप printf में जो कुछ भी डालोगे वो एज इट इज़ यूज़र को डिस्प्ले करेगा। तो आइए उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। printf का जनरल सिंटैक्स होता है कि printf कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, पर एक आसान सिंटैक्स है जैसे कि प्रिंट ऑफ जो भी मैसेज आप अंदर लिखोगे वो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। अब इसमें क्या होता है, printf में p हमेशा स्मॉल रहेगा, क्योंकि c एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और अगर हमने p स्मॉल के बदले कैपिटल लिख दिया, सी लैंग्वेज उसे एरर डिस्प्ले कर देगा। तो अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में। printf हमने लिख दिया स्मॉल में। उसके बाद हमें पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगानी होती है। अब पेयर ऑफ पैरेंथेसिस होता है सिंपल पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, और एक इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं, जो हमें मालूम है इन्वर्टेड कॉमास। अब printf लिखा, उसके बाद हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बाद उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, और उसके अंदर हम जो मैसेज डालेंगे वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ printf स्मॉल p लिखा, फिर ब्रैकेट्स आ गए और इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यूजर की डिस्प्ले पे शो होगा। तो अब हम लिखते हैं printf हेलो वर्ल्ड लिखा हमने यहाँ पर। अब लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना होता है। अब ये सेमीकोलन जो है वो हमें क्यों लगाना होता है, तो वो आगे इस वीडियो में आ रहा है। तो अभी हम सिर्फ printf की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा printf स्मॉल p, उसके बाद ब्रैकेट्स आ गए, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट में शो होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखा, हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया है आउटपुट में। और एक एग्जांपल, printf पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके अंदर पेयर ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर हम लिखते हैं प्रमुख टेकविजन, और लास्ट में हमें लिखना है सेमीकोलन। अब हम प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। देखा हेलो वर्ल्ड,
और प्रमुख टेकविजन। अब ये तो सब एक लाइन में ही आ गया। अगर हमें ऐसा लिखना हो कि हेलो वर्ल्ड एक लाइन में और प्रमुख टेकविजन दूसरी लाइन में, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सी लैंग्वेज हमें फीचर देती है ऐसा करने का। हम यहाँ पर लिखेंगे /n। अब /n का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ लाइन। ये भी आगे वीडियो में आने वाला है, तो अभी सिर्फ आप याद रखिए कि /n से हम वन लाइन से नेक्स्ट लाइन पे जंप कर सकते हैं। तो /n हमने लिखा। अब हम वापस प्रोग्राम रन करेंगे। तो हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में और प्रमुख टेकविजन सेकेंड लाइन में। अब printf के बाद आता है scanf फंक्शन। अब scanf फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। printf का काम क्या था कि हम जो भी लिखे वो आउटपुट में शो करे। तो अब scanf का फंक्शन क्या है कि हम इसके द्वारा यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं। तो आइए उसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। इसका सिंटैक्स है scanf कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब इसको मैं डिटेल में नीचे समझा रहा हूँ। फिलहाल हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। इन scanf s इज़ ऑलवेज स्मॉल। बिल्कुल printf की तरह इसमें भी s हमेशा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हमने स्मॉल s के बदले कैपिटल S लिख दिया तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद है इट इज़ यूज टू स्कैन द इंफॉर्मेशन विच यूज़र इनपुट्स। ये भी हमने बात कर दी आगे। अब बीच में मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स बेसिकली scanf का टॉपिक तो नहीं है, ये पूरा टॉपिक अपने आप में अलग है, पर मैं scanf को आपको एक अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डेटा टाइप को बीच में ले रहा हूँ। वैसे तो डेटा टाइप पे पूरा एक अलग वीडियो है हमारा चैनल पे, तो आप उसे देख लीजिएगा, पर अभी यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बीच में डेटा टाइप्स ले रहा हूँ। तो डेटा टाइप्स में भी दो टॉपिक है, एक है प्राइमरी डेटा टाइप्स, दूसरा है सेकेंडरी डेटा टाइप्स। अब प्राइमरी डेटा टाइप्स के एग्जांपल में है CHR, 4 मतलब कैरेक्टर्स, इंट मतलब इंटीजर्स, फिर है फ्लोट और उसके बाद आता है डबल। सेकेंडरी डेटा टाइप्स में है एरे, पॉइंटर्स एक्सेट्रा। अब उसमें आगे आते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे। तो कैरेक्टर, मीनिंग और एग्जांपल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सी लैंग्वेज में। इसके बिना लगभग कोई भी प्रोग्राम ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें हर एक प्रोग्राम में आती है, तो इसे बड़े ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें अब सबसे पहले है C। इस वर्ड को आपको याद रखना है, C। अब C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। C यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए। उसके एग्जाम्पल है A, B, C, D, E, F, X, Y, Z। मतलब कोई भी कैरेक्टर A से Z तक स्टोर होता है C के अंदर। उसके बाद आता है इंटीजर। अब इंटीजर के लिए जो की यूज़ होती है, कीवर्ड, वो है D। और इंटीजर के एग्जांपल तो हम जानते ही हैं, मैथ्स में इंटीजर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10,000। कोई भी नंबर जो डेसिमल में ना हो वो सब इंटीजर के अंदर स्टोर होते हैं। अब उसके बाद आता है फ्लोट, यानी कि फ्लोटिंग नंबर्स। अब फ्लोट का मतलब क्या है? डेसिमल नंबर्स, जैसे कि 1.2, 5.9, 1.3, 10.2, कोई भी डेसिमल नंबर है वो सब फ्लोट में आते हैं। ठीक है, तो फ्लोट के बाद और भी कई है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब उसके एग्जांपल में लेते हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कैरेक्टर, उसके लिए 4 यूज़ होता है, CHR, 4x। 4x यहाँ पर आप A भी लिख सकते हो, मतलब कि हम x, y और z को एक वैल्यू अलाइन कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अब इतना याद रखिए कि 4x हमने डिफाइन किया। उसके बाद इंट यानी कि इंटीजर। अब इंटीजर के लिए, अब इंटीजर में हमने y डिफाइन किया, और उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट में हमने z को ले लिया। अब हम सिंपली इसको स्कैन करते हैं, मतलब कि हम अब यूज़र के पास से इनपुट लेने वाले हैं। अब scanf लिखेंगे हम एस स्मॉल, और scanf लिखा हमने, तो उसमें क्या है, %c यूज़ हुआ है 4 के लिए, जो हमने यहाँ पर पहले ही मैंने समझा दिया कि c होता है यूज़ कैरेक्टर के लिए, मतलब कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने x को डिफाइन किया है, मतलब कि वो वैल्यू कैरेक्टर होगी और वो स्टोर हमें करनी है x के अंदर, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं n%x। अब मैं थोड़ी कंप्यूटर लैंग्वेज में आपसे कहता हूँ कि %c, %d और %f आर नोन एज कंट्रोल स्ट्रिंग। अब इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। और जब हमें कोई भी टर्म डिफाइन करनी होती है
तब हम परसेंटेज का सिंबल उसके आगे पुट कर देते हैं। अब ये जो फर्स्ट इनपुट है वो ट्रीट होगा कैरेक्टर की तरह, सेकेंड इनपुट जो है वो इंटीजर की तरह, और थर्ड है वो फ्लोट की तरह। जो पहले मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से समझा दिया कि f यूज़ होता है फ्लोट के लिए, मतलब फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट को हमने लिया है z, d होता है इंटीजर के लिए, और यहाँ पर इंटीजर को हम y डिफाइन कर रहे हैं। तो द वेरिएबल्स x, y एंड z आर ऑल प्रिसीडेड बाय n% सिम्बॉल। इसे हम एंड कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में हम इसे एंड लिख लेते हैं कभी कभी, पर यहाँ पर हम इसे कहेंगे m%। ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि scanf फंक्शन रिक्वायर्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन विच द वैल्यू इज टू बी स्टोर्ड। अब ये यूज़ होता है एड्रेस देने के लिए। अब आप कहोगे कि ये एड्रेस तो कभी सुना है हमने पहले, तो आप आ जाओ सेंटेक्स पे scanf के, देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग आ गया परसेंटेज वाला पूरा, और लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो हमने m% लिखा उसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। तो अब आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूं मैं कि परसेंटेज यूज़ होता है 3 कैटेगरी में से कोई भी डिफाइन करने के लिए, या तो %c, या तो फिर %f, या तो फिर %d, और ये m% यूज़ होता है एड्रेस देने के लिए कि वो कहाँ पर स्टोर होगा। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। अब पिछली बार हमने यहाँ तक छोड़ा था प्रोग्राम को, तो अब हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि इंटीजर जो अभी अभी हम पढ़ के आए, इंटीजर हम x डिफाइन करते हैं यहाँ पर, इंटीजर x, और फ्लोट को हम ले लेते हैं y। ये लेने के बाद अब हम और एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं कि printf एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स कर दिया हमने, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब एंटर टू नंबर्स तो एंटर कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हम जो अभी हम पढ़ के आए scanf, उस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो scanf ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, बिल्कुल printf की तरह है इसका, और इन्वर्टेड कॉमास लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज इंटीजर के लिए होगा d, और परसेंटेज फ्लोट के लिए होगा f। ये तो सब बात हुई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के लिए। अब हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक कॉमा लगाएंगे, हमारा सिंपल कॉमा एकदम, और एड्रेस को स्टोर करेंगे कि ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे होनी चाहिए। तो n%x, और एक बार कॉमा, n%y, और सेमीकोलन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। परसेंटेज d जो हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है उसकी वैल्यू होगी स्टोर x के अंदर। तो यहाँ पर हमने इंटीजर x लिया है, तो परसेंटेज d वो इंटीजर के लिए है, और x मतलब स्टोर कहाँ पे करनी है तो उसके लिए n% है और x। वैसे ही परसेंटेज f होगा फ्लोट के लिए, और स्टोर कहाँ पे करनी है तो फ्लोट हमने ऊपर y में लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम n%y। यहाँ पे हम स्लैश n लगा देते हैं, और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर आया हेलो वर्ल्ड जो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ था, उसके बाद स्लैश n किया था तो लाइन चेंज हुई, प्रमुख टेकविजन आया है, उसके बाद हमने वापस स्लैश n किया तो दूसरी बार लाइन चेंज हुई, और एंटर टू नंबर्स। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 2 नंबर, एक कर देते हैं 5 एंटर, और दूसरा कर देते हैं फ्लोटिंग में, मतलब हम पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं उसे 1.1, एंटर कर दिया। अब एंटर तो कर दिया हमने, पर पता कैसे चलेगा कि ये सचमुच एंटर हुआ कि नहीं? वैसे तो scanf हमने लिखा तो एंटर तो हो ही गया है, पर उसके लिए एक और चीज़ हमने यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरी बार लिख देते हैं कि printf, पहले से स्लैश n लगा देते हैं, द नंबर यू जस्ट एंटर्ड आर परसेंटेज d एंड परसेंटेज f, कॉमा हमने यहाँ पर पहले से एड्रेस दे ही दिया है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे उसे x, y, और सेमीकोलन लिखेंगे लास्ट में। उसका डायरेक्ट मतलब है कि परसेंटेज d के अंदर x की वैल्यू यहाँ पर शो करेगी, और परसेंटेज f के अंदर यहाँ पर y की वैल्यू शो करेगी। तो और एक बार हम प्रोग्राम रन करते हैं। एंटर टू नंबर्स 5 और 1.5। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या आ गया, द नंबर यू जस्ट एंटर्ड आर
5N1.5। तो अब हमने प्रिंट भी किया है और हमने स्कैन भी कर लिया है। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। तो आगे टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ /n। अब /n का तो हम प्रैक्टिकल में यहाँ पर करके ही आए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इन राइटिंग प्रोग्राम्स when we want to change lines or want to jump from one line to the next coming line, function /n is used। तो हमने देखा, इसके लिए फिर से प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, फिर /n किया और दूसरी लाइन में हमने लिखा था कि प्रमुख टेकविजन, वो दोनों अलग लाइन में लिखा के आ गए थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ ऑलवेज यूज इन दी printf स्टेटमेंट। अब printf स्टेटमेंट में यूज़ होता है वो तो पता है, पर कहाँ पर यूज़ होता है? तो printf में भी जहाँ पर हम इनपुट हमारा टाइप करते हैं कि हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ भी हम लिखेंगे, उसके जैसे ही उसके साथ में ही /n हमें लिखना है। मतलब कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं लिखना है हमें। तो इसके साथ हमारा /n ख़त्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन भी हमने देख लिया। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो फिर आपके प्रोग्राम की एक भी लाइन रन नहीं होगी, क्योंकि सी लैंग्वेज में सेमीकोलन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेमीकोलन यूज़ कहाँ पे होता है? तो अब हम देखते हैं सेमीकोलन यूज़ कहाँ पे होगा। हेडर फाइल्स में सेमीकोलन आएगा नहीं। उसके बाद है वॉइड मेन। अब वॉइड मेन में भी हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, तो फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे कहाँ? तो उसकी एकदम सिंपल टेक्निक है। जो ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाए हैं, जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ ब्रेसिस, उसके अंदर जितने भी सेंटेंस आएंगे उस सब में हम सेमीकोलन लगाएंगे। देखो, फ्लोट में लगाया है, प्रिंट में लगाया, हर एक जगह पे सेमीकोलन आएगा। स्कैन में लगाएंगे, प्रिंट में नीचे लगाया है, यहाँ तक कि GETCH जो हम लगाएंगे, जिसका काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, GETCH का काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना। मतलब आप जितनी भी बार प्रोग्राम रन करोगे, स्क्रीन पूरी ब्लैंक होके आएगी। अगर आप GETCH निकाल दोगे तो आपने पिछली बार जो रन किया वो ही कॉपी पेस्ट ऊपर होगा और उसके बाद नीचे आपका प्रोग्राम फिर से रन होगा। तो अब सेमीकोलन हमने देख लिया। उसके बाद आता है पेयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ब्रेसिस। अब इसके बारे में तो स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया कि इसके अंदर ही हमें प्रोग्राम रन करना होता है। अगर आप यही नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो प्रोग्राम ही अगर रन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए पेयर ऑफ ब्रेसिस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये पेयर ऑफ ब्रेसिस और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेयर ऑफ ब्रेसिस है ये कर्ली ब्रैकेट्स, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस जो होते हैं वो हमारे ये नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसे हम मैथ्स में कहते हैं। तो हमें पेयर ऑफ ब्रेसिस के अंदर ये सब लिखना है। मतलब पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम रन होगा। अब बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हमने ये सब सीख तो लिया, पर अब उसे प्रैक्टिकल कैसे करें हम? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनके लिए पूरी वीडियोस बना के रखी हुई है, जिस वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम रन किए जाएंगे, जिसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। उसके अंदर सिर्फ हम एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि हाउ टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो बस उसके अंदर उसकी सिर्फ कोडिंग होगी और उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो हम रन करेंगे, जिससे क्या है आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाए प्रोग्राम्स की। तो उस सब वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और उस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हमने कंप्लीट किया printf फंक्शन, scanf फंक्शन, और बीच में हमने डेटा टाइप्स भी ले लिया। हालांकि डेटा टाइप्स के ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको वो वीडियोस भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर /n का फंक्शन क्या होता है, सेमीकोलन का काम क्या है और कर्ली ब्रेसिस का काम क्या है। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। यानी कि ये सब तो एकदम बेसिक था, ये सब तो हर एक प्रोग्राम में आने ही वाला है, पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वाले लेक्चर में, जो है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो अपने आप में ही एक वीडियो ले ले उतने बड़े टॉपिक्स हैं। मतलब कि इफ़ के लिए पूरा एक वीडियो होगा और इफ़ एल्स के लिए पूरा एक वीडियो होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।